गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर में हमने जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसको पूरा किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। चलो, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। देखो, कल हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन लास्ट में देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और क्या था, गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब के बारे में हमने अगले मतलब कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ लास्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि हम अगर सॉलिड को हीट दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट दे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। साथ ही साथ हमने वो भी देखा था कि अगर गैस को हम कूल करें, उसके पास से हीट ले उसका टेम्परेचर कम करने लगे तो गैस क्या बनता है, गैस बनता है लिक्विड। और लिक्विड के साथ भी अगर हम यही करें तो वो लिक्विड भी क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसके बारे में हमने कल लास्ट में बात करी थी। आज हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन। कल मैंने बताया था कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें हमने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था और एक पार्ट उसका था मिक्सचर और दूसरा क्या था, प्योर सब्सटेंसेस। आज हमें मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस दोनों के बारे में जानना है, दोनों के बारे में आज हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे? चलो शुरू करते हैं दोनों में से किसी एक को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखो, प्योर का मतलब क्या कि एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसी मैटर है जिसका हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है। अगर हमारे पास कोई ऐसी मैटर हो जिसका हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही टाइप का हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। मैं आपको एग्जांपल के साथ उसको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस की। चलो, मान लो कि मेरे पास एक ये मैटर है और इस मैटर के ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। मान लो कि ये सब हमारे जो मैटर है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। मान लो कि जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है Na का और ये भी है Na का। सब पार्टिकल बने हुए हैं Na। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मैटर है उसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही टाइप के हैं, एक ही टाइप के हैं। और अगर इस मैटर के हर एक पार्टिकल एक ही टाइप के हैं तो इसको मैं बोलूंगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब ही यही होता है सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही प्रकार के होने चाहिए। दूसरा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लो ये भी कोई एक मैटर है और ये सब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। चलो ये ले लो अभी, ओके, ये सब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। मान लो कि ये पार्टिकल H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, सभी H2 है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है H2 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 H2। तो इसको भी हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। और एक एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास ये तीसरी मैटर है, ये उसके कंस्टिट्यूएंट है और ये है मान लो O2 नहीं, अभी O3 लेते हैं, O3 ले लेते हैं। चलो, वो भी चलता है।
तो मान लो ये सब है O3 O3 O3। O3 का मतलब तो मालूम है ना, ओजोन। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? ओजोन। मालूम है ना? चलो, ये भी एक ऐसी मैटर है जिसमें हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है, तो क्या इसको भी हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? यस, इसको भी हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो ये सभी एग्जांपल प्योर सब्सटेंस के हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस यानी कि ऐसी मैटर जिसमें हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा होता है? सेम होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि मेरे पास ये मैटर है और ये है उस मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और मान लो कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो है H2O 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 H2O। तो क्या हम इसे प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? क्या इसको आप प्योर बोलोगे? हाँ, इसको भी हमें प्योर बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये मैटर आप देख रहे हो, इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम है। सभी कंस्टिट्यूएंट H2O के बने हुए हैं, तो इसको भी हमें क्या बोलना पड़ेगा? प्योर सब्सटेंस। आप एक बात अपने दिल और दिमाग में फिट करो कि प्योर सब्सटेंस का मायना क्या होता है। एक ऐसी मैटर के जिसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होने चाहिए, सेम, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ये सभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं सभी प्योर सब्सटेंस के ही एग्जांपल है। आप उसमें और ज्यादा डिटेल में समझो। देखो, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। अभी हम बात करेंगे इन तीनों की, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इन तीनों की। ये भी प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक ही है, Na। इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में ओनली एंड ओनली वन है, वन सोडियम। देखो Na। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दो सब्सटेंस है, दो पार्टिकल्स है। इसका कंस्टिट्यूएंट देखो, उसमें एक ही पार्टिकल है सोडियम का, इसमें भी सोडियम है, इसमें भी सोडियम है। लेकिन ये कंस्टिट्यूएंट देखो, उसमें आप देख सकते हो कि दो पार्टिकल्स है। अब आपको अपने दिमाग में दूसरी एक बात बिठा लेनी है, क्या? कि अगर आपका कंस्टिट्यूएंट एक ही पार्टिकल, अगर आपके कंस्टिट्यूएंट के पास एक ही पार्टिकल है तो एक पार्टिकल को आप बोलोगे एटम। अगर पार्टिकल एक ही होता है, अगर पार्टिकल एक है तो उसे आप क्या बोलोगे? एटम। अगर आपका पार्टिकल अकेला होता है तो उसे आप बोलोगे एटम। और एक कंस्टिट्यूएंट देखो, एक कंस्टिट्यूएंट में दो लोग साथ है, दो H है ना, इसीलिए हमने यहां पे H2 लिखा है। इसमें क्या है? सोडियम अकेला है। अगर अकेला हो तो उसे हम एटम बोलेंगे, और अगर वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उसके साथ और कोई भी है तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। अकेला हो तो एटम, और उसके साथ अगर कोई है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो H2 है, H2 का मतलब कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है H2, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या? मॉलिक्यूल।
मतलब कि अगर वो अकेला है तो एटम का मतलब वो अकेला होना चाहिए, अकेला। और किसी के साथ है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। आपको समझ में तो आ रही है ना जो मैं बात कर रहा हूं? अगर आप अकेले हो तो एटम, और अगर आप किसी के साथ में हो तो क्या? मॉलिक्यूल। ये भी देखो, ये भी अकेला नहीं है, इस कंस्टिट्यूएंट में भी 3 लोग साथ हैं, तो इसे भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, और ये भी मॉलिक्यूल है। और अगर आप इसमें देखो ना तो इसमें भी मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि एक ही कंस्टिट्यूएंट में 3 लोग साथ हैं, 2 H और 1 O, तो ये भी मॉलिक्यूल हुआ। तो आपको याद रखना है एटम का मतलब क्या होता है। एटम माने के एक, और मॉलिक्यूल यानी कि एक से ज्यादा। ओके, अब समझो, ये सभी प्योर है। मैंने बोला कि ये सभी प्योर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 2 सब्सटेंस से बना हुआ है। इन सभी में आप चेक करो तो इन सभी में आप पाओगे कि सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक सब्सटेंस से बने हुए हैं। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली सोडियम से बना हुआ है, ओनली सोडियम, ओनली। उसी प्रकार से इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली H2H2H2, ओनली हाइड्रोजन के सिवा और कुछ नहीं। उसी प्रकार से इसका भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ओजोन से बना हुआ है, O3, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक से ज्यादा सब्सटेंस से बना हुआ है। इसका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन भी है और उसके पास ऑक्सीजन भी है तो ये प्योर। लेकिन इनसे ये अलग पड़ता है ना, इन तीनों से ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम कुछ अलग नाम देंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, बट उसका नाम होगा कंपाउंड। है तो प्योर सब्सटेंस, लेकिन ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलेंगे। कैसे प्योर सब्सटेंस को? ऐसे प्योर सब्सटेंस को जिसका कंस्टिट्यूएंट एक से ज्यादा सब्सटेंस, उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप देख सकते हो यहां पे H भी है, O भी है, 2 है ना, अलग अलग है, एक में अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। और इसको आप चेक करो, इसका हर एक कंस्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इन सभी को हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। इसको हम बोलेंगे सोडियम का एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट, और इसको हम बोलेंगे ओजोन एलिमेंट। दूसरी बात, ओजोन को अभी मैं यहां से निकाल देता हूं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं हाइड्रोजन को लिखूं तो पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन को H लिखते हैं। हालांकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H2 होता है। क्यों H2 होता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही रिएक्टिव है, अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही रिएक्टिव है। उसको सिर्फ चांस मिलना चाहिए किसी ना किसी से जुड़ने का। तो वो देखा गया है कि वो किसी ना किसी से जुड़ा रहता है, इसलिए एटमॉस्फेयर में आपको H अकेला घूमता हुआ नहीं दिखेगा, वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होगा। या तो वो ऑक्सीजन से जुड़ के H2O बना लेगा, नाइट्रोजन से जुड़ के NO2 बना लेगा, कुछ ना कुछ बना लेगा।
तो हाइड्रोजन आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो मान लो कि इस मैटर में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास मान लो HHH है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एलिमेंट। ये भी हाइड्रोजन एलिमेंट हुआ क्योंकि उसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो सेम ही है ना, तो ये भी आपका एलिमेंट है। इन शॉर्ट अब आपको दिल और दिमाग में एक बात बिठा देनी है कि अगर कोई मैटर आपको ऐसी दिखे जिसके सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम हो तो उसे आप बोलोगे क्या? प्योर सब्सटेंस। उसको क्या बोलोगे? प्योर सब्सटेंस। तो इसको फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले हम प्योर मेटल के बारे में कुछ लिखते हैं। प्योर मेटल के बारे में तो पहले मैं लिखता हूं अ मटेरियल containing only one type of substance। देखो प्योर मेटल क्या होती है? प्योर मेटल यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस यानी कि ऐसा मटेरियल जो कंटेन करता है ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। दूसरी बात, प्योर मेटल मतलब कि प्योर सब्सटेंस, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। इधर पे जो तीन मैंने बनाए थे उसको हमने क्या बोला था? एलिमेंट्स। और जो दूसरा था यहां पे पानी H2O, उसको हमने बोला था कंपाउंड। चलो एलिमेंट्स की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है? वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर सोडियम सोडियम सोडियम, एक ही प्रकार के एटम्स इसमें होते हैं। दूसरी बात, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। आप भी जानते होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। तो एलिमेंट्स उसका मतलब है कि उसके पास वन काइंड्स ऑफ एटम हो गए, एक ही प्रकार के एटम हो गए। उसको आगे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कंपाउंड्स की। तो याद रखना है कंपाउंड्स का मतलब क्या है? कंपाउंड्स का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट। आपने यहाँ पे H2O देखा था, तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। मतलब क्या? हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, ऑक्सीजन भी है। एक से ज्यादा एलिमेंट हुए ना, तो हम लिख सकते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स, यानी कि आप लिख सकते हो मोर देन वन एलिमेंट्स। मोर देन वन एलिमेंट्स। चलो ये तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन जो मेन बात मैं आपको बोलता हूं वो देखो, कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट तो होते ही है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है। एक बात आपको याद रखनी है, और वो बात है जो रेशियो होता है मास का, जो रेशियो होता है मास का ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम। रिमेन सेम, समझ? मैं क्या बोलता हूं, फिर से मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हमारे पास ये कंपाउंड है पानी का। चलो अभी मैंने चार ही कंस्टिट्यूएंट बताए हैं, तो इसको हम बोलेंगे H2O, इसको हम बोलेंगे H2O, इसको भी बोलेंगे
H2O, इसको भी बोलेंगे H2O, ये सभी H2O के कंस्टिट्यूएंट है। अब ध्यान से देखना, इस कंस्टिट्यूएंट को उठा दो, चलो इसको मैंने उठा लिया तो मैं लिख सकता हूं H2O। देखो हमको मालूम है, हमने 9th में पढ़ा हुआ था और मैं इस चैप्टर में आपको डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ओके, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास में आपको नीट और जेईई के लेवल पे पढ़ा हुआ है। मेरे और भी वीडियोस है YouTube पे, ऐसा नहीं है कि यही है, मेरे और भी वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, पार्थ सौदागर इसी चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो गुजराती मीडियम में हो। अगर आपको गुजराती समझ में आती है तो आप वो देख सकते हो, बहुत ही हाई लेवल के है, नीट, जेईई और IIT के बेस्ड है, वो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक जो भी मैं दे रहा था वो गुजराती मीडियम में दे रहा था, बहुत ही लेवल का। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं मेरे, मतलब कि जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको मैंने नीट और जेईई पढ़ाया है। और 550 550 मेरे ख्याल से जो एक साल पहले नीट का जो रिजल्ट आया ना, उसमें मेरा एक स्टूडेंट जिसका स्कोर था 563, ये स्कोर था। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही डिटेल में। ओके, इन शॉर्ट आपको भी क्या करना होगा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसकी आपको नोट्स बनानी है। अगर आपने नोट नहीं बनाई, अगर आपने ऐसा सोचा कि सर ये वीडियो ही है ना, जब भी टाइम मिलेगा देख लूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बहुत ही धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, और एक बार जब हमने शुरू कर दिया, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, बहुत स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फिर से हम यहां पे आ जाते हैं। देखो क्या बात करते थे, हाँ, अभी हम इसके एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को उठा ले, H2O को, तो हमको मालूम है, हमने देखा है 9th में, जो हाइड्रोजन होता है उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। चलो इधर पे देख लो, H2O में एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 लिख सकता हूं, और जो एक ऑक्सीजन है उसका कितना लिख सकता हूं, 16 लिख सकता हूं, 16। और अगर आप इन दोनों पे डिवाइड करोगे तो क्या आप लिख सकते हो 1/8, यानी कि H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो कितना आया, 1/8। या तो आप 2/16 बोल सकते हो या फिर 1/8 बोल सकते हो, ये दोनों सेम ही है ना, 2/16, उसको आपको 1/8 बोल सकते हो। मतलब कि H2O का अगर एक मॉलिक्यूल में उठा लो तो एक मॉलिक्यूल में उसका जो मास रेशियो है वो 1/8 है। इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि जो कंपाउंड होता है उसमें मोर देन 1 एलिमेंट्स तो होते ही है, और इंपॉर्टेंट बात कि जो रेशियो होता है मास का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था एलिमेंट्स और ये था कंपाउंड, और ये पूरा था अपना क्या, प्योर सब्सटेंसेस। फटाफट इसे नोट करें ताकि हम आगे बढ़े। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखने वाले हैं, मिक्सचर के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा प्योर सब्सटेंस, अब हम देखेंगे मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लिख डालते हैं मिक्सचर। चलो, मैंने आगे आपको बताया था कि मिक्सचर के हमने आगे जाके मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होमोजीनियस होता है और एक होता है हेटेरोजीनियस।
देखो सबसे पहले मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर का मतलब मिश्रण, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस को इकट्ठा करना, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें पानी है, H2O है। तो उसमें सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O के होंगे, इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो सभी H2O के होंगे, मतलब कि ये तो कंपाउंड है। लेकिन अब अभी सोचो कि अगर मैं इस कंटेनर में कि जिसमें पानी भरा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी शुगर डालूं, अगर मैं इसमें थोड़ी शुगर डालूं, तो शुगर और पानी दोनों सब्सटेंस अलग अलग हो गए। शुगर भी डाली, पानी भी डाला, और इसे ही हम बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का मतलब एक से ज्यादा लोग मिक्स हो गए, उसे ही हम बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब क्या? एक से ज्यादा लोग का एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। A material which contains more than one type of substance and which are mixed in any ratio by weight are known as mixture। चलो समझो इसको। A material which contain more than one type of substance, यानी कि ऐसा मटेरियल जो एक से ज्यादा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस है, H2O भी है, शुगर भी है। और दूसरी बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो। देखो पानी और शुगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो उसका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता। मान लो मैंने पानी में शुगर डाल दिया, मैंने पानी में शुगर डाल के सॉल्यूशन बनाया, और आपने भी पानी में शुगर डाल के सॉल्यूशन बनाया, तो मेरे हाथ में जो सॉल्यूशन है वो शुगर का सॉल्यूशन है, और आपके हाथ में जो सॉल्यूशन है वो भी शुगर का सॉल्यूशन है। ये भी शुगर का सॉल्यूशन है, वो भी शुगर का सॉल्यूशन है। लेकिन मान लो कि मैंने 3 चम्मच शुगर डाली थी और आपने 1 ही चम्मच डाली थी। अगर मैंने 3 चम्मच शुगर डाली तो भी वो शुगर का सॉल्यूशन है, आपने 1 चम्मच डाली तो भी वो शुगर का ही सॉल्यूशन है ना। मतलब कि शुगर का सॉल्यूशन, उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि इतनी ही शुगर चाहिए, इतना ही पानी चाहिए। समझ में आया? मिक्सचर का मतलब कि दो लोग मिक्स तो होंगे, इकट्ठा तो होंगे, लेकिन उसका रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है। अगर मेरी मर्जी है तो मैं 1 गिलास पानी लेता हूं और उसमें 5 चम्मच शुगर डाल देता हूं, और आप आधा ग्लास पानी करके उसमें 5 चम्मच शुगर डाल सकते हो। कुछ फिक्स नहीं है। मेरा पूरा ग्लास भरा हुआ है, उसमें मैंने 5 चम्मच डाली, तो इसे भी मैं क्या बोलूंगा? उसको हिलाना पड़ेगा। हिलाने के बाद मैं क्या बोलूंगा? इसको शुगर का सॉल्यूशन। और आप आधे ग्लास पानी में शुगर को डालते हो तो उसे भी क्या बोलोगे? आप शुगर का सॉल्यूशन ही बोलोगे ना। तो ये है सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन है। और इसके अंदर
जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता। आपके दिमाग में इसको आपको याद रखना है, फिट कर देना है। क्लियर? तो मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एंड विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय वेट आर नोन एज मिक्सचर। इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अभी देखो, मिक्सचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। देखो, होमोजीनियस क्या होता है? अगर दो सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स हुए और मिक्स होने के बाद अगर हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, अगर वो एक दूसरे में मिक्स हो गए और मिक्स होने के बाद हम उन दोनों को सेपरेट नहीं देख सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन होमोजीनियस की। तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलो, ये मिक्सर को भी मिटा देता हूं। The mixture in which all the types of components are present uniformly are called as homogeneous। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर हो कि जिसमें सभी कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। पानी में आपने 3 चम्मच या 2 चम्मच, जितनी भी आपकी मर्जी हो, आपने शुगर डाल दी और उसको हिला दो, तो वो जो भी सॉल्यूशन है वो शुगर का सॉल्यूशन हम कहेंगे। और शुगर का वो जो सॉल्यूशन बना वो कैसा होगा? स्वीट होगा। उसमें मिठास होगी कि नहीं होगी? अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। मान लो कि आपके पास शुगर का सॉल्यूशन है। उस शुगर के सॉल्यूशन को आपने चखना है। अगर आपने उसको चखा तो बोलो, आपको वो मिठाई लगेगा? उसमें आपको स्वीटनेस फील होगी। मैं आपको क्या पूछता हूं, ये जो स्वीटनेस है वो हर जगह पर सेम होगी या फिर अलग अलग होगी? आपके पास शुगर का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की स्वीटनेस हर जगह पर सेम होगी या फिर अलग अलग होगी? ऊपर के भाग में चेक करो, नीचे के भाग से चेक करो। मतलब कि अपनी जो उंगली है वो ऊपर डालो और ऊपर से वो सॉल्यूशन को चखो और फिर उसी उंगली को नीचे से चखो। क्या स्वीटनेस ऊपर और नीचे सेम होगी या फिर ऊपर स्वीटनेस ज्यादा, नीचे स्वीटनेस कम, और नीचे जाओ स्वीटनेस और कम, और नीचे तो स्वीटनेस होती ही नहीं? क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन में हर जगह पर स्वीटनेस सेम है। और उसका मतलब क्या? उसका मतलब यही है, जो हमने शुगर डाली ना, वो हर जगह पर यूनिफॉर्मली फैल गई। यूनिफॉर्मली हर जगह पर यूनिफॉर्मली फैल गई। एक सेम रेशियो में हर जगह पर वो फैल गई। और अगर इस प्रकार से ऐसा मिक्सचर तैयार हो जिसमें सभी कंपोनेंट हर जगह पर यूनिफॉर्मली फैल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। और अब हम बात करेंगे हेटेरोजीनियस की। उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में मैंने थोड़ा पानी लिया और उसमें मैंने डाली रेत। उसमें मैंने क्या डाली? रेत डाली, सैंड डाली।
और रेत डालकर मैंने उस पानी को ऐसे ऐसे करके हिला दिया। क्या किया? हिला दिया। और मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसी मैजिक पावर है कि मैं किसी भी चीज को पॉज कर सकता हूं, उसको स्टॉप कर सकता हूं। तो मान लो कि मैंने बीकर में पानी लिया, उसमें सैंड डाली, रेत डाली, उसको ऐसे ऐसे करके हिलाया और हिलाने के बाद तुरंत ही उसको पॉज कर दिया। मैंने अपनी मैजिक पावर से उसको पॉज कर दिया और उस पॉज किए हुए सॉल्यूशन को या फिर इस पॉज किए हुए मिक्सचर को, उसको भी मिक्सचर ही बोलेंगे ना, पानी में मैंने रेत डाली तो मिक्सचर ही हुआ ना, और उसको हिलाया है ऐसे ऐसे करके और उसको मैंने पॉज कर दिया। उस पॉज किए हुए मिक्सचर का अगर मैं फोटो निकालूं और उसको स्टडी करूं तो क्या वो मुझे ऐसा दिखेगा? ये हमारा कंटेनर या फिर बीकर, उसमें ये पानी भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा होगा और उसमें जो रेत के पार्टिकल्स है, वो रेत के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे। अगर आप उस टाइम जब मैंने पॉज कर दिया है, उस टाइम अगर आप उसकी पिक्चर देखोगे तो आपको रेत के पार्टिकल कुछ इस तरह से दिखेंगे। आपको लगेगा कि जो ऊपर की साइड है उसमें रेत के पार्टिकल कम है और नीचे की साइड रेत के पार्टिकल ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखो पहली चीज कि रेत कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, रेत कभी भी पानी में घुलती नहीं है। शुगर घुल जाएगी, शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, रेत डिसॉल्व नहीं होती। और रेत के पार्टिकल के पास मास होता है और जिसके पास मास होता है उस पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस सभी रेत के पार्टिकल्स को नीचे खींचता है। तो नीचे की साइड आप देखोगे तो रेत के ज्यादा पार्टिकल है, ऊपर कम है। अगर मैं यहां से एक छोटा सा पार्ट उठा लूं और इसी साइज का पार्ट में यहां से उठा लूं तो आप देख सकते हो इस पार्ट में सिर्फ एक रेत का पार्टिकल है और यहां पे 2-3 आ गए, यहां पे 2-3 पार्टिकल आ गए। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन या फिर इस मिक्सचर में, इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसको हम मिक्सचर ही बोलेंगे। तो इस मिक्सचर में हर जगह पर रेत के पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुए हैं। यहां पे 1-2 है और यहां पे बहुत सारे हो गए, मतलब कि हर जगह पर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुए हैं। और जब इस प्रकार का कुछ आपको दिखे तो उसे आपको बोलना है हेटेरोजीनियस। क्या बोलना है? हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि जिसको भी आपने मिक्स किया है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, और हेटेरो का मतलब होता है कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता नहीं। ओके, तो ये एग्जांपल था जिसमें हमने सैंड ली थी और पानी दिया था। ओके, पानी में हमने सैंड डाली थी और इसमें हमने क्या किया था? पानी में हमने शुगर डाली थी। चलो अब डेफिनेशन भी लिख डालते हैं। हेटेरोजीनियस, उसके बारे में हम बोलेंगे टू कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं तो वी कैन सेपरेट। दूसरी बात, the mixture in which all the components are present, not uniformly, non-uniformly are called। देखो मेन डेफिनेशन ये है, द मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली। एक ऐसा मिक्सचर कि जिसमें ऑल कंपोनेंट्स कैसे हो? नॉन यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्मली है
अगर यूनिफॉर्मली है तो होमोजीनियस, और अगर वो यूनिफॉर्मली नहीं है तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस। चलो, तो क्लियर हो गया। इसके और 2-3 एग्जांपल में लिख डालता हूं। वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल उसको भी आप मिक्स करोगे तो वो भी हेटेरोजीनियस हो जाएंगे। होमोजीनियस की बात करते हो तो उसमें H2 और शुगर, दूसरा भी आप लिख सकते हो H2 और NaCl, नमक NaCl। ओके, तो ये होता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो फटाफट इसको नोट कर लो, उसके बाद हम एक नए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।